नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जिसे हम सबने किया है पर शायद बड़े होते होते भूल गए हैं। हाँ, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर सिर्फ बच्चों से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, खेलना। और हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, ये हमारे दिमाग की एक बुनियादी ज़रूरत है। एकदम सही। हम यहाँ किसी शौक या टाइम पास की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूरोबायोलॉजी के विशेषज्ञों के स्रोतों के मुताबिक खेलना एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया? हाँ, ये हमारे दिमाग के सर्किट को सचमुच बदल सकता है, हमें ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है और यहाँ तक कि हमारे फोकस को भी तेज कर सकता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि खेल के पीछे का विज्ञान क्या है और कैसे बचपन का खेल हमारे आज के व्यक्तित्व का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। और सबसे जरूरी बात कि एक वयस्क के तौर पर हम अपने दिमाग को फिर से तेज करने के लिए खेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मुख्य विषय पर आने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प नई स्टडी का जिक्र करना चाहूंगी। अच्छा। अभी ऐसा महसूस हुआ है कि फोन पर कुछ पढ़ना किताब के मुकाबले ज्यादा थकाने वाला क्यों होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका कारण सिर्फ ध्यान भटकना है, जैसे नोटिफिकेशंस वगैरह। राइट। लेकिन असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और शारीरिक है। एक हाल की स्टडी से पता चला है कि फोन पर पढ़ने से हमारी एक खास तरह की गहरी सांस लेने की आदत दब जाती है। गहरी सांस? हाँ, इसे फिजियोलॉजिकल साई कहते हैं। अच्छा, ये वही है जो हम कभी-कभी बिना सोचे समझे करते हैं, एक लंबी राहत वाली सांस? बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक सांस नहीं बल्कि एक तरह की दोहरी सांस होती है। दोहरी सांस? हाँ, हम 2 बार तेजी से नाक से सांस अंदर खींचते हैं और फिर मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ते हैं। हम हर 5 मिनट में अनजाने में ऐसा करते हैं। हर 5 मिनट में? मुझे तो पता भी नहीं चलता। किसी को भी नहीं पता चलता। और इसका एक बहुत जरूरी काम है, ये हमारे फेफड़ों की लाखों छोटी छोटी थैलियों, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, उनको दोबारा फुला देता है। और फोन पर लगातार देखने से ये प्रक्रिया रुक जाती है? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, अजीब है पर सच है। जब हम छोटी स्क्रीन पर बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो हमारे दिमाग से आने वाले वो सिग्नल दब जाते हैं जो इस गहरी सांस को कंट्रोल करते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा, फेफड़ों की कुछ थैलियां चिपक जाती हैं, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल गिरता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। ओह। और फिर दिमाग को फोकस बनाए रखने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हमें थकान महसूस होती है। ये बात हमें एक बड़े सवाल पे लाती है कि ऐसी और कौन सी स्वाभाविक चीजें हैं जिन्हें हम वयस्क होकर भूल गए हैं, जो हमारे दिमाग और शरीर के लिए इतनी जरूरी हैं। और हमारे स्रोत कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा जवाब है खेल। एकदम सही। जैसे शरीर को गहरी सांस की जरूरत है, वैसे ही हमारे दिमाग को खेल की जरूरत है। स्रोत इसे एक टर्म देते हैं, होम्योस्टैटिकली रेगुलेटेड। ये तो बड़ा भारी भरकम शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत आसान है। हमारा शरीर खेल का हिसाब रखता है, ठीक वैसे ही जैसे वो नींद, भूख या प्यास का हिसाब रखता है। अच्छा, मतलब अगर हमें सोने ना दिया जाए तो मौका मिलके हम ज्यादा सोते हैं, भूखे रहें तो ज्यादा खाते हैं, तो खेल के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट्स में यही देखा गया है। जब बच्चों को कुछ घंटों के लिए खेलने से रोका जाता है तो जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वे सामान्य से कहीं ज्यादा और बहुत ज्यादा उत्साह से खेलते हैं। शरीर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये कोई हल्की फुल्की एक्टिविटी नहीं है, ये एक जैविक जरूरत है। बिल्कुल। तो जब हम इस जरूरत को पूरा करते हैं, मतलब जब हम खेलते हैं, तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है? कोई केमिकल रिएक्शन? हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम खेलते हैं तो हमारे दिमाग का एक बहुत गहरा, बहुत पुराना हिस्सा है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे या PAG। और ये हिस्सा एंडोजिनस ओपियोइड्स नाम के केमिकल्स छोड़ता है। लेकिन ओपियोइड शब्द सुनते ही तो लगता है कि ये दिमाग को धीमा या सुस्त कर देगा, जैसे कोई दर्द की दवा करती है। ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। ये शरीर के अपने बनाए हुए फील गुड केमिकल्स हैं। हाँ। कुछ रनर्स हाई जैसा एहसास। अच्छा। ये दिमाग को सुस्त नहीं करते बल्कि उसे अनलॉक करते हैं।
ये डर और चिंता को कम करते हैं, जिससे हमारे दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने, समझने और फैसले लेने का काम करता है। हाँ बिल्कुल, तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए आजाद महसूस करता है। तो ये एक तरह से दिमाग को एक सुरक्षित प्लेग्राउंड देता है, जहां वो बिना किसी असली दुनिया के खतरे के नई नई चीजें आजमा सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये दिमाग का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बन जाता है। इन केमिकल्स की वजह से दिमाग अलग अलग भूमिकाएं निभाने, नए नियमों को आजमाने और संभावनाओं को तलाशने के लिए तैयार हो जाता है, बिना इस डर के कि कुछ गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि बचपन में हम कैसे खेलते हैं, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग को आकार दे रहा होता है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। हमारे स्रोत टॉडलर्स ग्रीड का जिक्र करते हैं। टॉडलर्स ग्रीड, ये क्या है? यह छोटे बच्चों की सोच का एक सिद्धांत है। मतलब अगर मैं इसे चाहता हूं तो ये मेरा है, अगर मैं इसे तुम्हें देता हूं और फिर मुझे ये वापस चाहिए तो भी ये मेरा है। हाँ, अगर ये मेरा है तो ये किसी भी हालत में तुम्हारा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शुरुआत में हम कितने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हर वो इंसान जिसके घर में 2-3 साल का बच्चा है, वो इस बात को अच्छी तरह समझता है, लेकिन शुक्र है वे हमेशा ऐसे नहीं रहते, क्योंकि इसके बाद सामाजिक खेल का दौर आता है, जो विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो वे पहली बार सीखते हैं कि दुनिया सिर्फ उनके बारे में नहीं है। उन्हें चीजें बांटनी पड़ती हैं, नियम बनाने पड़ते हैं, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है और दूसरों के नजरिए को समझना पड़ता है। और यहीं पर वो पर्सनल प्ले आइडेंटिटी बनती है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। हाँ, यहीं पर बच्चे अपने खेलने की एक पहचान बनाते हैं। कोई बच्चा लीडर बनता है, जो हमेशा नियम बनाता है। कोई सहयोगी बनता है, जिसे टीम में खेलना पसंद है। कोई थोड़ा विद्रोही होता है, जिसे नियम तोड़ना पसंद है। और कोई अकेला खोजकर्ता होता है, जिसे चीजों को खोलकर देखना अच्छा लगता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पहचान जो खेल के मैदान में बनती है, वो अक्सर हमारे साथ ऑफिस की मीटिंग्स और हमारे रिश्तों में चली आती है। बिल्कुल, जो बच्चा खेल में हमेशा नियम बनाता था, हो सकता है आज वो एक सख्त मैनेजर हो। और जो हमेशा टीम बनाकर खेलता था, वो शायद आज एक बेहतरीन टीम प्लेयर है। ये सिर्फ बचपन की बात नहीं, ये हमारे व्यक्तित्व का ब्लूप्रिंट बन जाता है, जो हमारे अंदर बहुत गहराई तक बैठ जाता है। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि मुझे तुरंत कुछ खेलना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन एक वयस्क के रूप में अगर हम अपने दिमाग को तेज करने के लिए खेलना चाहते हैं, तो इसका सही तरीका क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या कोई भी खेल चलेगा या कुछ खास तरह के खेल हैं जो ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, बात सिर्फ खेलने की नहीं, बल्कि सही दिमागी स्थिति में खेलने की है। या न्यूरोकेमिस्ट्री फिर से काम आती है। अच्छा। असरदार खेल के लिए 2 चीजें चाहिए। शरीर में एड्रेनालिन यानी तनाव का हार्मोन, उसका स्तर कम हो, और एंडोजीनस ओपियोइड का स्तर ज्यादा हो, जैसा हमने पहले बात की। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा कंपटीशन वाला खेल, जहां हार जीत का बहुत ज्यादा दबाव हो, वो शायद असली खेल के फायदे नहीं देता। हाँ, काफी हद तक, जैसे कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैच। राइट। जब दांव बहुत ऊंचे होते हैं या जीतने का दबाव बहुत ज्यादा होता है, तो शरीर में एड्रेनालिन बढ़ जाता है। और एड्रेनालिन तो दिमाग को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। एग्जैक्टली। वो दिमाग को प्रयोग करने से रोकता है और उसे सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करवाता है, जीतना। ये खेल के न्यूरोकेमिकल फायदे को खत्म कर देता है। तो असली फायदा कहाँ से मिलता है? असली फायदा मिलता है टिंकरर वाली मानसिकता से। टिंकरर वाली मानसिकता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी चीज के साथ बिना किसी खास नतीजे की चिंता किए बस प्रयोग करना। मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन इसका एक बेहतरीन उदाहरण थे। अच्छा, उनके बारे में मैंने पढ़ा है। हाँ, तो उन्हें जब भी कोई मुश्किल समस्या हल करनी होती थी, तो वो अक्सर प्लेटों को हवा में घुमाने या चींटियों के रास्ते देखने जैसे काम करने लगते थे। वे बस चीजों के साथ एक बच्चे की तरह खेलते थे। और इसी अनस्ट्रक्चर्ड, बिना किसी मकसद के किए गए काम से उन्हें अपने सबसे बड़े आइडिया मिले। बिल्कुल, क्योंकि इस खेल की स्थिति में उनका दिमाग किसी एक ढर्रे पर नहीं सोच रहा था। वो आजाद था, नए कनेक्शंस बनाने के लिए, अजीब सवाल पूछने के लिए। यही रचनात्मकता का असली रहस्य है। ठीक है, तो हमें मानसिकता समझ आ गई। अब आते हैं असल गतिविधियों पर। हमें असल में क्या खेलना चाहिए जिससे दिमाग को सबसे ज्यादा फायदा हो? हमारे स्रोत 2 तरह की गतिविधियों को सबसे ज्यादा फायदेमंद बताते हैं। कौन सी 2? पहली, ऐसी गतिविधियां जिनमें नए और डायनामिक मूवमेंट हों। ऐसी चीजें जिनमें हमारा शरीर अप्रत्याशित तरीकों से हरकत करता है, जैसे कि डांस, सॉकर या मार्शल आर्ट्स,
जिसमें आपको अचानक दिशा बदलनी पड़ती है, कूदना पड़ता है या घूमना पड़ता है। एकदम सही। इसमें रॉक क्लाइंबिंग या यहाँ तक कि किसी पेड़ पर चढ़ना भी शामिल हो सकता है। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये हमारे दिमाग के संतुलन सिस्टम यानी वेस्टिबुलर सिस्टम को जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट करता है। और उसका क्या फायदा है? ये सिस्टम न्यूरोप्लास्टिसिटी के दरवाजे खोलने के लिए जाना जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के बदलने और नई चीजें सीखने की क्षमता। हाँ, एक ही तरह की एक्सरसाइज जैसे ट्रेडमिल पर सीधा दौड़ना, उससे ये फायदा नहीं मिलता। दिलचस्प है। तो पहली चीज है शारीरिक नवीनता, और दूसरी तरह की गतिविधि? दूसरी है दिमागी खेल, लेकिन एक खास तरह का। ऐसा खेल जिसमें आपको एक ही गेम के अंदर कई अलग अलग भूमिकाएं या दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं। एक ही गेम में कई भूमिकाएं? हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है शतरंज। शतरंज मैंने बचपन में बहुत खेला है, पर कभी इस तरह से नहीं सोचा कि मैं एक ही साथ राजा और सिपाही दोनों की तरह सोच रही हूँ। पर आप सोचती हैं, शतरंज में हर मोहरे के अपने अलग नियम हैं, अपनी अलग ताकत है, अपनी कमजोरी है। एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आपको सिर्फ अपनी चाल नहीं चलनी होती। आपको घोड़े की तरह सोचना पड़ता है, फिर हाथी की तरह, फिर वजीर की तरह, और यहां तक कि अपने सबसे कमजोर प्यादे की तरह भी। सही बात है। ये तो पूरे खेल को देखने का एक नया नजरिया है। और यही चीज दिमाग को एक साथ कई दृष्टिकोणों से सोचने के लिए मजबूर करती है, जो उसे बहुत ज्यादा लचीला और अनुकूल बनाता है। और हमारे स्रोतों में एक जरूरी बात ये भी लिखी है कि अगर आप किसी चीज में पहले से ही बहुत माहिर हैं, तो आपको प्लास्टिसिटी का उतना फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे अगर कोई ग्रैंड मास्टर है, तो शतरंज खेलना उसके लिए एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया बन चुकी है। बिल्कुल, फायदा नवीनता और संघर्ष में है। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया खेल, तो आप शुरुआत में बहुत गलतियां करते हैं। हाँ, और यही गलतियां और उन्हें सुधारने की कोशिश ही दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाती हैं। एक बार जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और प्लास्टिसिटी कम हो जाती है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि खेलना सिर्फ एक शौक या बच्चों का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जैविक जरूरत है जो हमारे दिमाग को बदलने, उसे ज्यादा रचनात्मक और लचीला बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। बिल्कुल, और हमारी सलाह ये होगी कि हर किसी को हफ्ते में कम से कम 1 घंटा शुद्ध खेल के लिए निकालना चाहिए। शुद्ध खेल मतलब कुछ ऐसा चुने जिसमें आप माहिर ना हो, जिसमें हार जीत का कोई बड़ा दबाव ना हो, और जो आपको बस प्रयोग करने का मौका दे। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे सोच सकते हैं। जरा सोचिए, जब आप 10-12 साल के थे तो आप किस तरह के खिलाड़ी थे? क्या आप बहुत प्रतिस्पर्धी थे जिन्हें हर हाल में जीतना होता था, या आप एक सहयोगी खिलाड़ी थे? क्या आपको नियम तोड़ना पसंद था, या आप नियमों पर सख्ती से टिके रहते थे? और फिर ये सोचिए कि आपकी उस खेल पहचान और आज आप काम की जगह पर या अपने रिश्तों में जैसे व्यवहार करते हैं, उसमें क्या कोई समानता दिखती है? इस बारे में सोचना शायद आपको अपने बारे में कुछ ऐसा नया बता सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।